वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 7 स्टार पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 7 जून के करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर को डिस्कस करें उससे पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बैचेस लॉन्च बाय 7 स्टार पाठशाला। दिल्ली पुलिस 2025, एसएससी जीडी 2026 और चंडीगढ़ पुलिस 2025 के लिए बैचेस सिलेक्शन बैचेस लॉन्च किए गए हैं बाय 7 स्टार पाठशाला। कोर्सेज के साथ आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाई जा रही है। इसके साथ ही फैसिलिटीज क्या क्या मिलेंगी आपको, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट है, नोट्स की पीडीएफ है और डाउट सेशंस हैं। ये सारी चीजें आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, बिल्कुल नाम मात्र की फीस आप लोगों से ली जा रही है। ठीक है, बहुत कम फीस है, प्लस फीस इसी फीस के अंदर आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाई जाएगी। 7 स्टार पाठशाला की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको पर्टिकुलर बैच पे क्लिक करने के बाद अपने आप को रजिस्टर करवा लेना है। तो जो भी बच्चे इस बैच की तैयारी, इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चंडीगढ़ पुलिस हो गया, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, तो अपने आप को इन बैच में रजिस्टर करवा सकते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पहला हमारा करंट अफेयर है आज का। वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 7 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, नाम से ही पता चल रहा है फूड सेफ्टी को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। हर साल 7 जून को मनाया जाता है। और 2025 की जो हमारी थीम है वो क्या है? फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। मतलब कि फूड सेफ्टी को एंश्योर करने में, खाद्य सुरक्षा को एंश्योर करने में साइंस किस तरीके से हेल्प कर सकता है, इससे रिगार्डिंग थीम यहाँ पे हमारी 2025 की बनाई गई है। यानी खाद्य सुरक्षा में विज्ञान की भूमिका को महत्व दिया गया है। अब यहाँ पे यदि बात करें फूड सिक्योरिटी डे से संबंधित, तो ये दो चीजें ही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी की ये सारी चीजें आप लोग जनरल अवेयरनेस के लिए पढ़ सकते हैं। बाकी आपसे पूछा इतना ही जाएगा कि ये फूड सिक्योरिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार 2025 की थीम क्या है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक है आपके पास, भारतीय रिजर्व बैंक की 55th मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक की गई है। आरबीआई 55th एमपीसी मीटिंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का क्या है? सेंट्रल बैंक है। क्या है? सेंट्रल बैंक है। उसमें क्या होती है? एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 55th बैठक यहाँ पे कंडक्ट की गई है। अब यहाँ पे देखो आप, 4 से 6 जून 2025 तक अपनी 55वीं मौद्रिक नीति समिति की बैठक आयोजित की गई आरबीआई के द्वारा। बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा के द्वारा की गई। फिलहाल के लिए आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। नॉर्मली जो भी गवर्नर होते हैं आरबीआई के, वही क्या हो जाते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन हो जाते हैं। इनकम्बेंट जो भी आरबीआई के गवर्नर होंगे वो अपने आप से क्या बन जाएंगे? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन बन जाएंगे। बैठक का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिस्थितियों के बीच विकास, समर्थन और मूल्य स्थिरता का संतुलन बनाना। मतलब कि आप कंट्री के अंदर देखोगे मॉनेटरी स्तर पर, मौद्रिक स्तर पर क्या बनाया रहे? स्थिरता बनाई जाए। जो हमारी विनिमय दर है ना, जैसे रुपी की वैल्यू है, एक तरीके से आप बात कर लो, रुपी की वैल्यू है, ज्यादा घटे या बढ़े ना, वैश्विक स्तर पर रुपी की वैल्यू क्या रहे? एक तरीके से स्थिर रहे। तो इस तरीके की चीजें एंश्योर करना किसका काम है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है। आरबीआई ने रेपो दर को घटाकर 5.5% किया और अपने नीतिगत रुख को क्या किया? तटस्थ किया। 5.5% रेपो रेट को कर दिया गया है। अब रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वो रेट होती है जिसके ऊपर क्या होता है? रेपो रेट, जिस पर आरबीआई क्या करता है? आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को, आरबीआई क्या करता है? कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रेपो रेट क्या है? ऐसा रेट, ऐसी दर जिस पर आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक के द्वारा कमर्शियल बैंक, जिसमें एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, अदर जो भी बैंक्स है, उन बैंक्स को जिस रेट पर लोन दिया जाता है उस रेट को क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। ऐसे ही एक होती है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो होती है जिसमें इसका बिल्कुल उल्टा, रेपो रेट का उल्टा क्या हो गया? रिवर्स रेपो। इसमें कमर्शियल बैंक जिस रेट पर आरबीआई को पैसा देते हैं, अपना पैसा आरबीआई को जमा करा रहे हैं और आरबीआई से इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उस रेट को क्या बोलते हैं? हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। इन दोनों को बहुत अच्छे से याद रखना है, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब बात की जाए एमपीसी की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं और आरबीआई इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, सॉरी, आरबीआई के गवर्नर इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। अन्य सदस्यों की बात की जाए तो एमपीसी के सदस्यों में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के बोर्ड द्वारा नामित और अधिकारी। देखो आरबीआई के गवर्नर हो गए,
प्लस डिप्टी गवर्नर हो गए, प्लस क्या हो गए, आरबीआई के बोर्ड के द्वारा नामित और अधिकारी हो गए, मतलब यहाँ पे 2 जने और मान लो आप, प्लस पहली बात तो ये करो, एक सेकंड, प्लस 3 मेंबर्स और हो गए, टोटल 6 हैं, तो एक मेंबर यहाँ पे क्यों कौन आ जाएगा, आरबीआई के बोर्ड द्वारा नामित किया हुआ। तो एक तो ये 3 सदस्य हो गए, और 3 सदस्य कौन हो गए, बाहरी विशेषज्ञ। समझ में आया आप लोगों को? मॉनेटरी पॉलिसी में आपने देखा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल 6 सदस्य होते हैं, तो 3 सदस्य तो आरबीआई के बाहर के विशेषज्ञ शामिल हो गए, बाकी 3 सदस्यों में एक आरबीआई के गवर्नर हो गए, एक डेप्यूटी गवर्नर हो गए, और ये जो एक सदस्य है ना, वो आरबीआई के बोर्ड के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, उस एक सदस्य को हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर शामिल कर लेंगे। हर एक सदस्य का एक वोट होता है, और टाई होने पर गवर्नर का क्या होता है, कास्टिंग वोट होता है, निर्णायक मत होता है। गवर्नर पहली स्थिति में वोट नहीं करते हैं, लेकिन वोट बराबर होने की स्थिति में क्या कर देते हैं, मत देते हैं। आगे बढ़ते हैं, आयुष निवेश सारथी पोर्टल, ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, आयुष निवेश सारथी पोर्टल। इसका काम क्या है, देखो पहले तो लॉन्च कब किया गया है, 29 मई 2025 को। ये पोर्टल आयुष मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से बनाया गया है। आयुष मंत्रालय भारत का और इन्वेस्ट इंडिया इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाया गया है। पोर्टल क्या करेगा, निवेशकों को जो कि आयुष के क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन निवेशकों को नीति, प्रोत्साहन योजनाएं, निवेश तैयार परियोजनाएं और रियल टाइम जानकारी प्रदान करेगा कि आयुष के क्षेत्र में क्या क्या चीजें चल रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, और ये सारी चीजें इनको इस पोर्टल पर अवेलेबल करवाई जाएगी, जो भी आयुष के क्षेत्र में निवेश करना चाहता है। ठीक है, अब आयुष क्षेत्र के अंदर 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है, वो भी स्वचालित मार्ग से। एफडीआई को क्या करने के लिए, अनुमति देने के लिए किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी भी आयुष क्षेत्र की किसी भी कोई कंपनी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उसमें डायरेक्ट 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति दी जा चुकी है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि भारी इन्वेस्टमेंट को, भारी निवेश को इसमें प्रोत्साहित किया जा सके। आयुष उद्योग धीरे धीरे काफी आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 2014 से 2020 के बीच 17% वार्षिक वृद्धि इसने दर्ज किया है, हर साल 17% से ज्यादा इसने वृद्धि दर्ज की है। भारत में 8,000 से अधिक औषधीय पौधों की प्रजातियां हैं, जो इस क्षेत्र को मजबूत आधार प्रदान करती है। जो हमारा आयुर्वेद है ना, स्पेशली वो इससे क्या संबंधित है, भारत में औषधि बहुत ज्यादा मिलती है, औषधि पौधों की प्रजातियां बहुत ज्यादा मिलती है, जिस वजह से आयुष वाला सेक्टर इंडिया में काफी आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, आयुष के अंदर यदि आप बात करो तो आयुर्वेद आता है, यूनानी आता है, ठीक है, सिद्धा आता है, होम्योपैथी आता है, तो ये सारी किसके अंदर आते हैं, आयुष के अंदर आते हैं, जिसको आगे गवर्नमेंट के द्वारा धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, ये एक और पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया है, किससे रिलेटेड है, वक्फ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अभी हमने देखा था कि थोड़े दिन पहले वक्फ एक्ट क्या किया गया था, अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया था, उसी के तहत ये बात की गई थी कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज होती है ना, वक्फ प्रॉपर्टीज जो होती है उनका क्या किया जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है, उनको हमें क्या करना है, डिजिटली रजिस्टर कराना है, उनको हमें क्या करना है, डिजिटली रजिस्टर करवाना है। हर वक्फ प्रॉपर्टी का क्या काम होगा, उसे अपने आप को एक पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करवाना होगा, खुद की जानकारी देनी होगी। अब ऐसा किस लिए किया गया है कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज है ना, उनका मैनेजमेंट में क्या लाया जा सके, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जा सके, ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट में। अब आपको इतना पता है क्या वक्फ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो मुस्लिम्स होते हैं ना, मुस्लिम्स कम्युनिटी होती है, फिर मुस्लिम कम्युनिटी होती है, वो अपनी प्रॉपर्टी, पीस ऑफ लैंड यदि अल्लाह के नाम पर डोनेट कर दे, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, वक्फ प्रॉपर्टी बोला जाता है। किसी मुस्लिम पर्सन ने अपनी क्या की, इस प्रॉपर्टी को, ये पीस ऑफ एक लैंड है, एक जमीन का टुकड़ा है, इसको क्या बोला, मैंने इसको किस पे नाम कर दिया, भगवान के नाम पे डोनेट कर दिया एक तरीके से। तो वो जो डोनेटेड लैंड है ना, उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, वक्फ मैनेजमेंट बोर्ड करता है। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, वक्फ बोला जाता है, जो अल्लाह के नाम पे डोनेट कर दी जाती है। अब इन वक्फ की संपत्ति को ही मैनेज करने के लिए इनको क्या किया जा रहा है, इनको डिजिटली रजिस्टर करने के लिए ऐसी कितनी संपत्तियां हैं, कहाँ कहाँ पे अवस्थित है, ये सारी जानकारी आपको कहाँ पे मिलेगी, इस पोर्टल पे मिलेगी, जो कि उम्मीद नाम का पोर्टल है, लॉन्च किया गया है। वो क्या करेगा, वक्फ संपत्तियों का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वक्फ संपत्तियों की रियल टाइम जानकारी अपलोड की जाएगी, इसकी जांच की जाएगी और निगरानी की जाएगी। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में क्या आएगी, इससे पारदर्शिता आएगी और जवाबदेही बढ़ेगी। वक्फ संपत्तियों की डिजिटल सूची बनाई जाएगी और लोकेशन को, उनकी लोकेशन को क्या किया जाएगा,
जियो टैग किया जाएगा, जिससे कि पता चल जाए कि कौन सी संपत्ति है, कौन सी पीस ऑफ लैंड कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उम्मीद पोर्टल पर की जा रही है। आपको केवल कितना याद रखना है कि उम्मीद पोर्टल किससे संबंधित है। उम्मीद पोर्टल जो कि किरण रिजिजू के द्वारा लॉन्च किया गया है, किससे संबंधित है, तो वक्फ संपत्तियों की डिजिटलाइजेशन से संबंधित है, याद रखना है। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट करंट अफेयर, ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अमरनाथ जो यात्रा है ना, अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी के लिए, किसके लिए, अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी के लिए ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया है बाय इंडियन आर्मी। भारतीय सेना ने 3 जुलाई से शुरू होने वाली 38 दिन लंबी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा को शुरू किया। अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में 3888 मीटर ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा के लिए होती है। अमरनाथ गुफा आप सभी को पता है, ठीक है। ये अमरनाथ यात्रा कंडक्ट की जाती है और 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब देखो आप सभी को पता है, स्पेशली इस बार इतनी सिक्योरिटी पे बात क्यों की जा रही है, क्योंकि इस बार क्या हुआ था, हमने देखा कि पहलगाम अटैक हुआ था। क्या हुआ था, पहलगाम आतंकी हमला हुआ था जम्मू कश्मीर में। उसके बाद से जो भी यात्री है ना, वो अपनी सुरक्षा को लेकर क्या है, काफी चिंतित थे। इसके साथ ही गवर्नमेंट भी उनकी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित थी। इसलिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया है, जिससे कि ये जो अमरनाथ यात्रा है उसको शांति से सुरक्षा से कंडक्ट करवाया जा सके। ऑपरेशन शिवा में 42,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी शामिल हैं, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल इसके अंदर शामिल है। सुरक्षा के लिए 2 मार्ग हैं, पहलगाम और बालटाल। यह टीम यहाँ पर तैनात है। अब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, स्पेशली आपको याद रखना है ऑपरेशन शिवा जो क्या है, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्लिपकार्ट को मिला पहला ई कॉमर्स एनबीएफसी लाइसेंस। फ्लिपकार्ट पहली ऐसी कंपनी बन चुकी है, फर्स्ट एवर ई कॉमर्स कंपनी, फर्स्ट एवर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब ई कॉमर्स कंपनी, मतलब ऑनलाइन जो व्यापार होता है ना, ऑनलाइन वाणिज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, उसकी क्या है, फर्स्ट ऐसी कंपनी बन गई है जिसे एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस संबंधी काम तो करते हैं लेकिन वो बैंक नहीं है, ठीक है, बैंक नहीं है लेकिन फाइनेंस संबंधी काम करते हैं, लोन देने का काम करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, लोन तो देते हैं लेकिन डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है बैंक्स में और एनबीएफसी में, ये चीज याद रखनी है कि जो एनबीएफसीज होते हैं वो लोन तो देते हैं लोगों को, लोन देने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन जैसे हम बैंक्स में पैसे जमा कराते हैं ना, ये पैसा जमा नहीं करते, ठीक है, पैसे जमा नहीं करते, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं करते। आगे अपनी न्यूज पे बढ़ते हैं। फ्लिपकार्ट भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी बन गई है जिसे एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है। किसने दिया है लाइसेंस, आरबीआई ने दिया है। फ्लिपकार्ट अपने ग्राहकों और विक्रेताओं को सीधे लोन दे सकेगी। ये टैग मिलने के बाद फायदा क्या होगा कि फ्लिपकार्ट अब अपने ग्राहकों को सीधे लोन प्रोवाइड कर सकती है। पहले क्या करती थी ये, एक्सिस बैंक हो गया, आईडीएफसी हो गया, जैसे बैंकों के साथ पार्टनरशिप में लोन देती थी, लेकिन अब ऐसी पार्टनरशिप की इसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अब ये स्वतंत्र रूप से ये काम कर सकती है। अब एनबीएफसी की बात कर लो, ये इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि पहली ऐसी कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जिसको एनबीएफसी का टैग मिला है, तो वो कौन सी कंपनी है, फ्लिपकार्ट है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि एनबीएफसी बनने के लिए क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स है, एनबीएफसी का मतलब क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ऐसी कंपनी बनने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, 10 करोड़ की नेट ओन फंड होना चाहिए, 10 करोड़ का खुद का ओन किया हुआ, खुद का द्वारा ओन आपके पास क्या होना चाहिए, फंड होना चाहिए, नेट ओन फंड, ठीक है। कितना होना चाहिए, 10 करोड़, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और कंपनी क्या होनी चाहिए, 1956 के या 2013 के कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एनबीएफसी बैंक नहीं होते लेकिन ये बैंक जैसी संस्थाएं होती है। ये डिपॉजिट्स को स्वीकार नहीं करते, चेक जारी नहीं करते, और इनके डिपॉजिट पर बीमा सुरक्षा भी नहीं होती। जो इनके पास डिपॉजिट है ना, वो सिक्योर नहीं होता। जो बैंक में हमारा पैसा होता है सबको पता है कि वो सिक्योर है, इसलिए तो हम बैंक में आराम से पैसा जमा करा देते हैं कि यदि बैंक भी डिफॉल्ट करता है तो हमारा पैसा कौन देगी,
हमारा पैसा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो एनबीएफसी होते हैं ना, इनके पास जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती, उनको बीमा नहीं कराया जाता, ठीक है, वो इंश्योर नहीं होते। फ्लिपकार्ट अब अपने फिनटेक प्लेटफॉर्म सुपर मनी के जरिए पर्सनल और बिजनेस लोन जैसी सेवाएं प्रदान करेगा, ठीक है। इसका फिनटेक प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट का ही सुपर मनी, उसके जरिए लोगों को क्या देगा, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन्स प्रोवाइड करेगा। पहले जो काम ये एक्सिस बैंक और आईडीएफसी बैंक जैसे बैंकों के साथ पार्टनरशिप में करता था। इस स्लाइड से आप लोगों को इतना ही याद रखना है। आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं। यमन के सोकोत्रा द्वीप में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं। यमन का जो सोकोत्रा आइलैंड है, ठीक है, इसके अंदर हमें बहुत बड़े सीवियर हेल्थ क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, हेल्थ केयर क्राइसिस। अब ये सोकोत्रा की लोकेशन क्या है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो सोकोत्रा आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडियन ओशन में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। इंडियन ओशन है ये वाला हमारा पूरा, जिसमें स्पेशली बात करें तो अरेबियन सी, ठीक है। यहाँ पे हमारी सोकोत्रा आइलैंड की लोकेशन है, और ये जो लोकेशन है ना, ये किसकी लोकेशन है, यमन की। तो यमन के बिल्कुल पास है सोकोत्रा आइलैंड, यहाँ पे इसकी लोकेशन है। यहाँ पे ये यमन हो गया, यहाँ पे ये ओमन है, ऊपर यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, ठीक है। तो यमन के पास क्या है हमारा, सोकोत्रा आइलैंड, जिसमें सीवियर हेल्थ क्राइसिस हमें देखने को मिल रहे हैं। बात करें यमन की, तो यमन की कैपिटल बता सकते हो, यमन की कैपिटल क्या है, सना है, ठीक है। यमन की कैपिटल क्या है, सना है। यमन की करेंसी क्या है, यमनी रियाल, ठीक है, यमनी रियाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो स्वास्थ्य संकट क्या है, यमन के सोकोत्रा द्वीप में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं सामने आई हैं। अब इसके लिए किया क्या जा रहा है, न्यूज में क्यों बनाए हैं, यूएई और डब्ल्यूएचओ की पहल पर क्या लॉन्च किया गया है, यहाँ पे मानवीय सहायता ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम एक लॉन्च किया गया है। ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम एक लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, यूएई के द्वारा और डब्ल्यूएचओ के द्वारा। डब्ल्यूएचओ के बारे में बता सकते हैं, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर क्या है, एस्टेब्लिश्ड इन 1948, और इसके हेडक्वार्टर की यदि बात करें तो जेनेवा के अंदर है। जेनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड में हमारा क्या है, जेनेवा में डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है, याद रखना है। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। अब ये यूएई और डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसका लक्ष्य है कि द्वीप पर, ये सोकोत्रा आइलैंड पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, और यहाँ पे जितनी भी जरूरी मेडिकल सपोर्ट की है, जितना भी मेडिकल सपोर्ट यहाँ पे जरूरी है वो प्रदान करना। मुख्य सहायता क्या दी जाएगी, दवाइयां हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, मोबाइल क्लिनिक्स हैं, और जो डॉक्टर्स की कमी है वो वहां पे क्या किया जाएगा, डॉक्टर्स वहां पे लगवाए जाएंगे। भविष्य की योजना क्या है, डब्ल्यूएचओ और यूएई मिलकर वहां पे स्थायी स्वास्थ्य ढांचा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे परमानेंट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। तो यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट है, एक तो सोकोत्रा आइलैंड की लोकेशन प्लस डब्ल्यूएचओ के बारे में जो हमने बेसिक चीजें डिस्कस की वो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी, ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी ये कहाँ पे बनाई गई है, देखो फ्लेमिंगोज आप यहाँ पे देख सकते हो, एक तरीके के क्या होते हैं, पक्षी होते हैं, ठीक है। और ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी धनुषकौड़ी में, ठीक है, धनुषकौड़ी फ्लेमिंगो सेंचुरी की स्थापना, धनुषकौड़ी में क्या किया गया है, ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी की स्थापना वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर हुई, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी है, ये कहाँ पे, कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है, 524.7 हेक्टेयर में फैली हुई है। ये सेंचुरी गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ये गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ की साइड आती है, ये जो हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में ही यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा, नीचे की साइड जो हमारा सी को फेसिंग वाला एरिया है ना, वहां पे हमारी क्या आती है, गल्फ ऑफ मुन्नार आती है। गल्फ ऑफ मुन्नार को बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है, क्योंकि ये क्या है, एनवायरमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे, कितने बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में हैं, ये सारी चीजें हमारे स्टैटिक जीके का पार्ट है, किसी और दिन अलग लेक्चर में डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है कि गल्फ ऑफ मन्नार का ये पार्ट है, क्या, धनुषकौड़ी में जो फ्लेमिंगो सेंचुरी बनाई गई है, ठीक है, ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी। ये प्रवासी पक्षियों के आवासों की रक्षा के लिए बनाई गई है, जो वहां बाहर से प्रवासी पक्षी आते हैं ना और यहाँ पे रुकते हुए फिर आगे बढ़ते हैं, उसके लिए सेंचुरी बनाई गई है। धनुषकौड़ी सेंट्रल एशियन हाईवे पर फ्लाईवे पर स्थित है, प्रवासी पक्षियों के लिए अहम मार्ग है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे मतलब कि जो प्रवासी पक्षी एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवास करते हैं तो बीच में क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए रेस्ट के लिए रुकते हैं,
तो वो जो रेस्टिंग लोकेशन है ना, उस पर ये फ्लेमिंगो सेंचुरी अवस्थित है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो फ्लेमिंगो सेंचुरी है उसमें मैंग्रोव जंगल भी पाए जाते हैं। मैंग्रोव जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, एक तरीके के फॉरेस्ट होते हैं जिसमें क्या है, जो तटीय कटाव को रोकने में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे जैसे मान लो सी है, ठीक है, सी के आसपास यहाँ पे क्या हुआ लगे हुए हैं, ये वाले फॉरेस्ट लगे हुए हैं पूरे, ठीक है। अब यहाँ से जो सी की वेव्स इधर की तरफ आ रही हैं, वो सी की वेव्स कहाँ पे, इन पेड़ों की वजह से आगे ज्यादा नहीं आ पाती। तो ये जो तटीय कटाव होता है ना, इन लहरों की वजह से जो यहाँ पे इरोजन होता है उसको रोकने का काम करते हैं कौन से, मैंग्रोव फॉरेस्ट। और ये क्या होते हैं, बहुत बड़े इकोसिस्टम होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे फ्लोरा और फौना फ्लरिश करते हैं, ठीक है, पक्षियों का प्रजनन स्थल प्रदान करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये जो ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी है ना, ये मैंग्रोव जंगलों को भी स्थान देती है। सरकार ने रैप्टर रिसर्च फाउंडेशन बनाया है जो गिद्धों और चीलों जैसे शिकारी पक्षियों के संरक्षण पर काम करेगा, ठीक है। यह अभ्यारण्य पर्यावरण पर्यटन पर्यटन को बढ़ावा देगा, जिससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा, लोगों में संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। स्पेशली अब आपको याद इसमें से क्या रखना है कि ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी, धनुषकोडी फ्लेमिंगो सेंचुरी कहाँ पे अवस्थित है, कौन सी स्टेट के अंदर है, तो आप बता सकते हो तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। और कौन से रिजर्व का हिस्सा है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो यहां तक हमारे आज के करंट अफेयर फिनिश होते हैं, ठीक है। आज के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जिसके बारे में मैंने पहले डिस्कस किया था, 7 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस बार की थीम क्या है ये बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं। तो टोटल कितने सदस्य हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, टोटल 6 मेंबर्स हैं, जिसमें से जो इसके चेयरमैन है, चेयरमैन कौन है बताओ, चेयरमैन होते हैं आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई गवर्नर इसके कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं। इस वक्त आरबीआई गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा, नाम याद रखना है, ठीक है, संजय मल्होत्रा, ठीक है। ये 6 जो लोग होते हैं उसमें एक तो चेयरमैन हो गए, एक डेप्यूटी चेयरमैन हो गया, एक अदर मेंबर हो गया जो इनके द्वारा नामित किया जाता है, प्लस 3 बाहरी सदस्य हो गए। ये हमने समझ लिया था, आगे बढ़ते हैं। आयुष निवेश सारथी पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल घरेलू निवेशकों को आयुष क्षेत्र की जानकारी देना, आयुष क्षेत्र में वैश्विक निवेश आकर्षित करना और निवेशकों को एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करना, आयुष चिकित्सा का प्रचार केवल भारत में करना, या फिर आयुष उत्पादों का निर्यात को बढ़ावा देना, क्या इसका उद्देश्य है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुष इन्वेस्टमेंट सारथी पोर्टल। तो इसका जो हमने क्या देखा ऑब्जेक्टिव है, वो है आयुष क्षेत्र में वैश्विक निवेश को आकर्षित करना और निवेशकों को एक एकीकृत या फिर यूनिफाइड, एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म प्रदान करना, जिस पर जाकर वो देख सके कि कौन कौन सी स्कीम आयुष के क्षेत्र में चलाई जा रही है और यहाँ पे निवेश करना फायदे का सौदा है या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनको एक ही पोर्टल पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। जो बाहरी निवेश है उसको आकर्षित करने के लिए एक इंटीग्रेटेड पोर्टल बनाया गया है। आयुष क्षेत्र में 100% एफडीआई को क्या कर दिया गया है, खोल दिया गया है, जिससे कि बिना सरकार की अनुमति के यहाँ पे एफडीआई निवेश किया जा सके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सके। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल का उद्देश्य क्या है, वक्फ संपत्तियों का डिजिटल नक्शा बनाना, वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी और प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करना, अल्पसंख्यकों को वित्तीय सहायता देना और मुस्लिम महिलाओं को रोजगार देना। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। तो क्या है बताओ, क्या डिजिटल नक्शा बनाया जा रहा है, क्या क्या कोई मैप बनाया जाएगा जिसमें सारी की सारी वक्फ प्रॉपर्टी को एक मैप पर लोकेट किया जाएगा। ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा था, जरूर हमने ये पढ़ा था कि इनको डिजिटलाइज किया जाएगा और इनकी लोकेशन को मैप किया जाएगा, मतलब इनकी लोकेशन को जियो टैग जरूर किया जाएगा। लेकिन इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ना, वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित हो, मतलब कि वक्फ संपत्तियों का जो मैनेजमेंट है उसमें ट्रांसपेरेंसी को एंश्योर करना और उसमें इफेक्टिव मैनेजमेंट करना, इसका क्या है, उम्मीद पोर्टल का उद्देश्य है। कौन से मंत्री ने इसे लॉन्च किया है, याद रखना है, किरण रिजिजू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन शिवा का मुख्य उद्देश्य क्या है, अमरनाथ गुफाओं की सफाई करना, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करना, यात्री बसों की संख्या बढ़ाना, या नए तीर्थ यात्रा के
मार्ग बढ़ाना। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन शिवा? तो हमने देखा कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, स्पेशली आफ्टर पहलगाम अटैक। ठीक है, आफ्टर पहलगाम अटैक हम लोग देख रहे हैं वहां पे सुरक्षा संबंधी चीजें वहां पे ज्यादा ध्यान दी जा रही है, सुरक्षा को लेकर एजेंसीज प्लस लोग ज्यादा सतर्क हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कंपनी के पास न्यूनतम कितनी नेट ओन फंड होना चाहिए? तो हमने क्या देखा था बताओ, 5 करोड़ है, 7.5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है। तो 10 करोड़ का नेट ओन फंड होना चाहिए यदि किसी को एनबीएफसी का लाइसेंस प्राप्त करना है, प्लस 1956 का और 2000 या फिर 2013 का कंपनीज एक्ट में क्या होनी चाहिए, रजिस्टर होनी चाहिए। ठीक है, रजिस्टर होनी चाहिए। और ये एनबीएफसी है ना तो लोन देती है, ठीक है, सॉरी, ना तो क्या है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती, याद रखना है। ठीक है, चेक्स इशू नहीं करती, चेक्स इशू नहीं करती, केवल क्या करती है, लोन देने का काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, फ्लिपकार्ट को बना दिया गया है। फ्लिपकार्ट क्या कर सकती है, लोन दे सकती है, अपने जो ग्राहक हैं, अपने बिजनेसेस हैं, उनको भी लोन प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं। पहले काम डिफरेंट क्या है, बैंक्स के माध्यम से ये करती थी, लेकिन अब खुद से ही ये काम कर सकती है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ और यूएई की हाल ही में मानवीय पहल किस स्थान पर कुपोषण से लड़ने के लिए शुरू की गई है? तो लक्षद्वीप आइलैंड पर, या फिर लक्षद्वीप आइलैंड पर शुरू की गई है, अंडमान आइलैंड पर शुरू की गई है, माले द्वीप पर शुरू की गई है, या फिर सोकोत्रा द्वीप पर शुरू की गई है? तो हमने देखा सोकोत्रा आइलैंड पर शुरू किया गया है डब्ल्यूएचओ और यूएई की इस पहल। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु सरकार ने किस स्थान पर ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया है? रामेश्वरम में, धनुषकौड़ी में, नागपट्टनम में, कुडलोर में? तो कहां पे, धनुषकौड़ी में तमिलनाडु की सरकार ने ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी को क्या किया है, स्थापित किया है, जो कि किसका पार्ट है, गल्फ ऑफ मुनार, गल्फ ऑफ मुनार बायोस्फीयर रिजर्व, रिजर्व का क्या है, पार्ट है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में इतने ही करंट अफेयर्स हैं। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, मतलब कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोगों ने कुछ इससे नया जरूर सीखा होगा। बाकी की चीजें कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। सेशन को खत्म करें, एंड करें, उससे पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस नंबर। आप लोगों को यदि कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी किसी तरीके की क्वेरी है, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हो। 7 स्टार पाठशाला का क्या है, ऑफिशियल नंबर है, जिस पर आपकी हर तरीके की क्वेरी को क्या किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा। तो आप इस नंबर पे बेझिझक फोन करके अपनी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हो। तो आज के सेशन में इतना ही है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर का ये सेशन यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना है, क्योंकि जो भी अच्छी चीजें आप सभी को सबके साथ शेयर करनी चाहिए, जिससे कि इसकी रीच थोड़ी ज्यादा बढ़े और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, फ्री में बहुत चीजें अवेलेबल होती है, तो जो भी यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये सेशन आपको थोड़ा भी फायदा कर रहा है, तो इसको अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। प्लस यदि चैनल पे नए आए तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो आज के सेशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।